तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। तो हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लिया था। चैप्टर 1 में हमने मोशन के बारे में जाना था, इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझा था। फिर हमने क्या समझा था, हमने उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे अपना नया चैप्टर, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम ये सबसे पहले जानेंगे फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब भी फोर्स का मतलब ये होता है कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी बॉडी में क्या ले आए, किसी बॉडी में मोशन को ले आए। कोई एक्सटर्नल एजेंसी मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जिसकी वजह से किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो जाए। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इस पे क्या हुआ है कि इसमें मोशन क्रिएट हो गया, किसी वजह से ये मोशन में आ गया है, किसी भी वजह से ये मोशन में आ गया है। तो जब मोशन में आने का मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी वजह से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसको बोलते हैं, उस पर क्या लग रहा होगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा। इसी वजह से जो अभी फोर्स की डेफिनेशन है मार्केट में वो क्या है, एन एक्सटर्नल कॉज, एन एक्सटर्नल कॉज नीडेड टू प्रोड्यूस मोशन। कोई एक्सटर्नल कॉज जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम फोर्स बोल देते हैं। इसको सिंपली एफ से लिखते हैं, अभी आगे समझा रहे हैं। इसको सीधे क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, ये वेक्टर। अभी हम सारी बातें आगे समझा रहे हैं तुमको। तो हमने क्या सोचा, हमने क्या समझा, फोर्स क्या होता है। जब भी किसी बॉडी में मोशन क्रिएट हो जाए, जब भी कोई बॉडी मोशन में आ जाए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि मोशन में फोर्स उस पर अप्लाई हुआ, क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे उसको। तो क्या मतलब हुआ, अगर रखा हुआ है, मान लो कोई बॉडी रखी है और ये मोशन में नहीं है, तो क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बताओ। हमने क्या डेफिनेशन में बताया तुमको कि अगर कोई बॉडी में मोशन आ जाता है किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से, तब उसको बोलते हैं फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो क्या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस पर फोर्स अभी हम इस क्वेश्चन के आंसर को आगे देंगे। ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, स्टोन है, इसको एक छोटा बच्चा लुका रहा है। तो वो क्या है, फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, बट इसमें फोर्स उसका दिख नहीं रहा है, एफर्ट उसका दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर ये पत्थर कोई बड़ा है लुका रहा है इसको, तो पत्थर में क्या होगा, मोशन दिख जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जब इस पत्थर में मोशन दिखा तो हम ये कहेंगे ये फोर्स अप्लाई कर रहा था, सफिशिएंट फोर्स। फोर्स तो ये भी अप्लाई कर रहा था ना, लेकिन फिर यहाँ पे स्टोन हिल नहीं रहा था। तो हम क्या कहेंगे, क्या ये फोर्स नहीं लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, बट ये पत्थर में मूवमेंट नहीं आया, जिसकी वजह से हमें फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखा। आई बात समझ में। तो हम फोर्स को जनरली क्या कहेंगे, कोई भी एक्सटर्नल कॉज जिसकी वजह से किसी बॉडी में क्या आ जाए, मोशन आ जाए, तो हम उससे बोलते हैं कि ये फोर्स है। फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो रुका हुआ है, तो इसको मूव करा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मान लो बॉल उड़कते हुए आ रही, बॉल उड़कते हुए आ रही, हम इसको रोक सकते हैं अपने पैर से। फुटबॉल है, खेल रहे हैं, बॉल उड़कते हुए आ रही, हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो फोर्स से हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। बलून है, इसको हम प्रेस करेंगे, इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज। मान लो क्रिकेटर वगैरह होते हैं, मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो बॉल ऐसे आ रही है, क्रिकेटर ने क्या किया, बॉल का डायरेक्शन ये है और बैट से बॉल का डायरेक्शन ये कर दिया। तो हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, ऑब्जेक्ट का शेप, साइज और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन समझ में आई कि एक्सटर्नल कॉज जो बॉडी में मोशन को ले आए। बुक में क्या लिखा होता है कि ये डेफिनेशन लिखी होती है, एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं है, ये फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स का क्या है, इफेक्ट है। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ये भी डेफिनेशन एक वक्त पे आके चेंज होगी, फिर हम अभी यहाँ पे एटीएम को समझना होगा। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज। अभी हम आगे समझेंगे इन सारी बातों को, बताना होगा हमें तो बता देंगे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो आगे होगी, तो इसको नोट कर लो, फिर चलते आगे। अब देखो हम देखते हैं अपना बैलेंस्ड फोर्स। हमारा बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स का क्या मतलब होता है।
तो द नेट फोर्स, नेट का मतलब होता है उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स। जैसे समझो ये हमने यहाँ पे एक बॉडी लिया, ठीक है ना, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है F1, इधर से फोर्स लग रहा है F2, और इधर से फोर्स लग रहा है F3, और इधर से भी फोर्स लग रहा है F4। अच्छा चीज हमने बताया था पहले ही साइन कन्वेंशन में कि इधर वाले सारे फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे एक फोर्स हमें लिया F1, इधर से मतलब इस दो इधर से बॉडी को ढकेल रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उधर से अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये सारे फोर्सेस इक्वल हैं, सारे फोर्सेस यानी F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4, ये चारों के चारों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। तो इधर से लगने वाला फोर्स प्लस इधर से लगने वाला फोर्स माइनस, दोनों बॉडी क्या, दोनों सारे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी नेट फोर्स जीरो, देखो ये हो जाएगा F1 प्लस F2, और ये देखो प्लस और ये माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव फोर्स लेंगे, प्लस इसको भी माइनस F4 लेंगे और ये जीरो हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है बॉडी पे, यानी उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। तो मान लो हम इस कोई रखती है, इस मार्कर को हम इधर से खींच रहे हैं, तुम उधर से खींच रहे हो, और दोनों का फोर्स बराबर है, तो ये मार्कर अपनी ही जगह पर क्या होगा, अपनी जगह पर रहेगा। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर पहले से मूव कर रहा था तो मूव में रहेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नो एक्सेलरेशन। समझो बात को। द नेट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो इज नोन एज VF। अरे मतलब बैलेंस फोर्स, क्या मतलब हुआ इसका, बैलेंस फोर्स, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बैलेंस फोर्स। नहीं आ रही बात, देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया, हमने इधर से लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, फोर्स को मीजर करते हैं न्यूटन में, फोर्स को कैसे मीजर करते हैं, न्यूटन, न्यूटन अंकल, ये यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन। इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पर, और इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। दोनों ही फोर्सेस कैसे, इक्वल है और ऑपोजिट है, इक्वल है और ऑपोजिट है। ये बॉडी मूव नहीं करेगी, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और पहले से अगर वो बॉडी मूव कर रही है, पहले से मूव कर रही है, तो सेम वेलोसिटी से जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। समझो हमने बॉडी रेस्ट पे लिया हुआ है, किस पे लिया हुआ है, रेस्ट पे। तो इधर से भी 20 न्यूटन, इधर से भी 20 न्यूटन, तो देखो 20 हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो जब नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाता है, किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स का नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। किसी बॉडी पे मान लो 10 फोर्स लग रहे हैं, 4 जितने ही फोर्सेस लग रहे हैं, उन सब का सम क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया, अब एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F1, एक ऐसे लग रहा है F2, एक इधर से लग रहा है F3, एक इधर से भी लग रहा है F4, और ये सारे फोर्सेस का सम यानी नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि F1 प्लस F2 ये सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तब हम इसको बोलते हैं कि ये बॉडी हमारी, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। और बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको पता है सारे फोर्सेस बराबर लग रहे हैं, तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने लिखा कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 30, ये दूसरा वाला लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, और इधर से लग रहा है समझो 30 न्यूटन, या 10 कर देते हैं इसको, और ये x की वैल्यू बताओ, फाइंड x। और हमने कह दिया कि ये बैलेंस फोर्स है, मतलब ये बैलेंस फोर्स लग रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। तो x की वैल्यू कैसे बताओगे, हमको पता है कि इधर का लगने वाला फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स और इस डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बाय डेफिनेशन क्या है कि नेट फोर्स जीरो होगा, यानी 20 होगा, ये प्लस 30 होगा, देखो इधर से लग रहा है माइनस हो जाएगा, और ये इधर लग रहा है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है नेट फोर्स जीरो। देखो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स प्लस, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये -10 और ये -x न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
अब इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 50 माइनस 10, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 40 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। तभी तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, इधर से भी 50 इधर से भी 50। इस तरीके से हम फोर्सेस को निकाल भी सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स समझ में आया। अब उसके बाद देखेंगे हम अनबैलेंस फोर्स, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स में इतना होगा कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जो हमारी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। बस ये बॉडी इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। ठीक है, तो जब जीरो मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये इधर लग रहा है 20 न्यूटन और इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो अब तो हमें ये बताओ, इधर से लग रहा है 20 न्यूटन, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, तो बॉडी किधर मूव करेगी, बॉडी का मूवमेंट किधर होगा। हमको पता है, मान लो हम खींच रहे हैं इधर से और तुम खींच रहे हो इसको इधर से, और मेरा फोर्स ज्यादा ऑब्वियसली, तो हम मार्कर को ले जाएंगे अपनी तरफ। समझे बात को, जिसका फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उसी की तरफ मूव करेगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। देखो इधर लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन है, इधर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है, तो बॉडी किधर मूव करेगी, बॉडी इधर मूव करेगी। बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा, इधर होगा। और कितने फोर्स से मूव करेगी, कितने फोर्स से मूव करेगी, देखो 20 है और माइनस 10, 10 न्यूटन से आगे की तरफ जाएगी। एक्चुअल में हम क्या ऐड ही करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस लगा दिया यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो हमारी जो बॉडी होगी ईस्ट की तरफ मूव करेगी 10 न्यूटन से। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। और जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है ना, इसमें एक्सेलरेशन होगा। अब हम ये देखेंगे जो हमारा फोर्स होता है उसको किसमें मेजर करते हैं, क्या यूनिट होती है। जैसे हम मान लो कोई आम लेने गए तो किलो में लेंगे, पेट्रोल वगैरह लेंगे तो लीटर में लेंगे, तो हम इसको किसमें मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं न्यूटन में। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने फोर्स लिखा तो फोर्स होगा 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, जो भी फोर्स की वैल्यू होगी उसको हम न्यूटन में मेजर करेंगे। और क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, देखो ना डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या, जब भी कोई यूनिट में क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन पे डिपेंड करे, कोई भी क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है तो हमने क्या बताया था, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, इस वजह से हम इस पे एरो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। देखो इसको नोट कर लेना पॉज करके। जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है, ये एरो बना हुआ है, क्या बना है, एरो, एरो। तो ये जो लाइन होती है ये बताती है हमको मैग्नीट्यूड कितना है। क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। ये जो एरो होता है, एरो का हेड, ये हमको बताता है डायरेक्शन। जैसे मान लो हमने दो बनाया, ये दो एरोज बनाया हमने, इसको कहा ये F1 है, इसको कहा F2 है। तो बताओ कौन सा फोर्स, इसमें कैसे पहचानेंगे, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है। तो ये मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो ये फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स या काइंड्स ऑफ फोर्स, इसको नोट कर लो। देखो अब हम देखते हैं अपने न्यूटन के तीनों लॉज को। सर आइजैक न्यूटन ने तीनों लॉज दिए थे, लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअल में क्या हुआ था, 17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली सबसे पहले इसको पढ़ा था। उसके बाद ये आ गए, न्यूटन अंकल आ गए। तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं के आइडियाज को स्टडी करके अपने लॉज बना दिए। तो अब हम ये जानेंगे न्यूटन के तीनों लॉज क्या थे। ठीक है ना, तो न्यूटन के तीन लॉज थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो इससे पहले इक्वेशन थी। ठीक है ना, जहां पे हम डायनेमिक्स में कॉस को पढ़ते हैं। ये जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं ये डायनेमिक्स है, यहाँ पे हम कॉस को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और गैलीलियोज लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले गैलीलियो ने ही इस बात को बताया था।
तो फर्स्ट लॉ ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो कयामत तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, अगर बॉडी मान लो मेरे हाथ पे रुकी है तो ये ऐसे ही रुकी रहेगी जब तक इस पे कोई फोर्स ना लग जाए। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स लगा के उसको रोक ना दिया जाए। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है, अ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी और हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव भी करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ में। कब? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दिया जाए। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियोस लॉ, तीनों बोल सकते हैं। तो ये जो इसमें हमने ये बात पढ़ी कि फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ समझ में आया? अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पर ही रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से तो ये मूव भी करती रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक न दिया जाए। इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि बॉल को जब ग्राउंड पे फेंकते हैं बॉल जाके रुक जाती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बॉल को तुम रुकाओ ग्राउंड के ऊपर, बॉल एक वक्त पे जाके रुक जाएगी। हम साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल, तो पैडल अगर नहीं करेंगे तो बाईसाइकिल आगे जाके रुक जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? क्या लॉ गलत है? लॉ गलत नहीं है। इसके पीछे एक फोर्स और है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्यों इस बॉडी को रोक रहा है। जैसे बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉडी रुकनी नहीं चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई बॉडी मूविंग हो गई तो ये फिर मूव ही होती जानी चाहिए, रुके नहीं। तो तुम ये देखते हो ग्राउंड पे जब हम कोई बॉल रुकाते हैं या फेंकते हैं तो एक वक्त पे जाके यहाँ रुक जाती है। तो ये बॉडी क्यों रुक रही है? ये बॉडी रुक क्यों रही है? तो इसके पीछे कोई ना कोई और है जो इसके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस फोर्स को बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा फोर्स कह सकते हो, या कोई भी चीज ऐसी जो स्टेट को चेंज होने में रेजिस्ट करे, स्टेट को चेंज ना होने दे, स्टेट को चेंज होने में क्या करे? रेजिस्ट करे, रुकावट डाले। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में नहीं आने देगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में आने के लिए रेजिस्ट करेगा। मतलब इनर्शिया ये चाहता है कि तुम अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहो, और अगर मोशन में हो तो मोशन में ही रहो। स्टेट को चेंज करने में क्या? रेजिस्ट, रुकावट डालता है। तो ऐसी टेंडेंसी, बॉडी की वो टेंडेंसी जो क्या करे? रेजिस्ट करे। रेजिस्ट मतलब रुकावट डाले, स्टेट के चेंज होने से, मोशन के स्टेट को चेंज होने में रेजिस्ट करे, उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसे मान लो ये बॉडी रेस्ट में है तो हम इसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो इनर्शिया क्या करेगी? इसको मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करेगी, मोशन में नहीं आने देगी जल्दी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये इनर्शिया चाहेगी कि ये मोशन में रहे। मतलब इनर्शिया स्टेट के, मोशन के स्टेट को चेंज करने में रुकावट डालती है, रेजिस्टेंस करती है, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया हमारा तीन टाइप्स के होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक बात ये कि इनर्शिया मास ऑफ ए बॉडी पे डिपेंड करती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इनर्शिया मास ऑफ ए बॉडी पे डिपेंड, इसको नोट कर लेना, नोट कर लेना। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने कहा जो इनर्शिया होता है हमारा वो डिपेंड करता है मास पे, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये टॉय कार है, ये कौन सी कार है? टॉय कार, टॉय कार। तो इसको बहुत आसानी से तुम फोर्स लगा के इसको क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। टॉय कार है, इसको खिसका सकते हो, मूव लगा, फोर्स लगाया, ये मूव हो गई। लेकिन अगर ये रियल कार है, सपोज करो ये ओरिजिनल कार है, रियल वाली, तो क्या इसको इतने आराम से मूव करा सकते हैं? जितना फोर्स लगा के तुमने टॉय कार को मूव कराया,
क्या उतने आराम से इसको मूव करा सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। इसका मास क्या है? कम। और इसका मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो, जो इनर्शिया, देखो यहाँ पे मास कम था तो तुमने जरा सा फोर्स लगाई बॉडी मोशन, जबकि इनर्शिया रेजिस्ट कर रही थी। इनर्शिया क्या कर रही थी? रेजिस्ट कर रही थी इसको मोशन में आने के लिए, कि मोशन में नहीं आना है इसको। लेकिन तुमने क्या किया, उससे ज्यादा फोर्स को अप्लाई कर दिया, इसलिए मोशन में आ गई। लेकिन यहाँ पे इसका मास ज्यादा है तो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये अभी मोशन में नहीं आ रही है। इनर्शिया क्या हो रही है? इसके मोशन को चेंज नहीं होने दे रही। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो इनर्शिया होती है वो मास पे डिपेंड करती है। अगर मास कम है तो इनर्शिया कम, मतलब कि आसानी के साथ तुम स्टेट चेंज कर सकते हो मोशन का। और अगर मास ज्यादा है तो फिर डिफिकल्टी हो गया, इतनी आसानी के साथ तुम स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी पर। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी पर। ये बात ध्यान रखना। अब हमने देखा इनर्शिया कई तरीके के होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला क्या देखा था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे। कोई बॉडी किसमें? रेस्ट में है तो क्या रहे? रेस्ट में ही रहे। उसके बाद इनर्शिया ऑफ हमने क्या देखा? इनर्शिया ऑफ देखा मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन देखा। इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में या रेस्ट में ना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, मोशन में ना है। और मोशन ये कहता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ना है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को चेंज करने में क्या करता है? रेजिस्ट करता है। तुम लोग कभी बस में बैठे होगे तो बस जब टर्न होती है तुम भी ऐसे टर्न हो जाते हो, ठीक है ना? तुम ऐसे सीट पर बैठे हो, बस टर्न हुई, तुम भी उसके साथ टर्न हो जाओगे ऐसे। तो ये क्या है? तुमको कौन रेजिस्ट कर रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इन तीनों की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने देगी, वो ये चाहेगी कि मोशन में ना आए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चाहती है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये चाहेगी कि बॉडी रेस्ट में ही रहे, मोशन में ना आए। जैसे इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि रेस्ट में रहे, इसका स्टेट को चेंज करने पर रेजिस्ट करेगी, मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अ पैसेंजर इन ए बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली। मान लो हम बस में ऐसे खड़े हुए हैं, बस पे खड़े हैं या बैठे हुए हैं, तो जब बस अचानक से स्टार्ट होगी तो हम पीछे की तरफ ऐसे मूव हो जाएंगे। क्यों? हम बस पे से खड़े हुए हैं, बस जब आगे सडनली स्टार्ट होगी हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। तुम लोग भी आ जाते होगे। नहीं आते हो तो तुम इस दुनिया के नहीं हो। फिर अगर नहीं आते हो तो तुम इस दुनिया के नहीं हो। क्यों ऐसा होता है? देखो, जब हम बस पे खड़े होते हैं, मान लो बस या ट्रेन कुछ भी है, मान लो हम ये बैठे हुए हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, ये हम बैठे हुए, ठीक है? कोई भी है, ये बैठा हुआ है सीट पे, ये बैठा हुआ है सीट सीट पे बैठेगा, ये इसका पैर है ये बैठा हुआ है और बस अचानक से मूव हो गई, तो ये क्या करेगा? ये पीछे की तरफ आएगा। ये क्या करेगा? ये पीछे, मान लो ये बैठा हुआ है, बस मूव हुई, ये पीछे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो, इसकी जो लोअर बॉडी है यहाँ से, या एब्डोमेन से नीचे जो इसकी लोअर बॉडी है, ये बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसको अलग, इसको तुम लोग नोट कर लेना, भी पॉज करके नोट कर लेना। इसको कोपचे बना के बनाते हैं। जैसे मान लो ये है कोई पर्सन, ये कौन है? कोई पर्सन है, आम लग रहा है, चलो आम ही है। ये बैठा हुआ है, कितनी अच्छी ड्राइंग हुआ करती है मेरी। ये बैठा हुआ है सीट पे। ये कहाँ बैठा हुआ है? सीट पे बैठा हुआ है, और ये सीट है, और ये मान लो कार है। ये कार की छत पे नहीं बैठा हुआ, ये कार के अंदर बैठा है या बस के अंदर बैठा हुआ, ठीक है ना? और जो बस हमारी या कार हमारी तुरंत स्टार्ट हुई, सडनली क्या हुई? आगे की तरफ बढ़ी,
तो ये जो होंगे ये पीछे की तरफ मूव करेंगे तुरंत। बस हमारी आगे की तरफ अगर मूव कर रही है तो पीछे की तरफ मूव करेंगे। ये क्यों? जैसे ये बैठे हुए हैं, हम ऐसे मान लेते बैठे हुए हैं कार में, कार आगे मूव की, हम ऐसे पीछे मूव कर जाएंगे। पीछे अगर तुमने सही से पकड़ वकड़ के नहीं रखा तो नीचे गिर भी जाओगे। तो ये ऐसा एक्चुअल में कार आगे जा रही है तो हम पीछे क्यों आ रहे हैं? कौन हमको ढकेल रहा है? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट चीज के पीछे रोल प्ले कर रही है। देखो हमारी जो लोअर बॉडी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारी कार या बस के साथ में, कार के साथ में हमारी लोअर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। बात को समझो, हमारी लोअर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है कार के, हमारी अपर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो जब हमारी कार आगे मूव करेगी, अभी इनिशियली देखो शुरू में हमारी अपर बॉडी भी रेस्ट में है, लोअर बॉडी भी रेस्ट में है। तो जब कार मूव करेगी तो कार के साथ हमारी लोअर बॉडी मूव करेगी आगे की तरफ। क्या करेगी? लोअर बॉडी मूव करेगी। अभी अपर बॉडी को पता नहीं चला है कि हमको मूव करना है, वो अपना रेस्ट में आराम से बैठा हुआ है, अभी कोई इससे मतलब नहीं है। तो जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेगी तो लोअर बॉडी पे क्या लगेगा? जर्क लगेगा जो इसको पीछे की तरफ मूव कराएगा। उसके बाद ये फिर आगे बैलेंस हो जाएगा। फिर ये भी क्या करेगा? लोअर बॉडी के साथ अपने आप को बैलेंस करेगा, उसके साथ मूव करेगा। फिर शुरू में इसकी लोअर बॉडी और कार और ये रेस्ट में था, तो जब कार मूव में आई तो लोअर बॉडी इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो लोअर बॉडी इसके मोशन में हो गई, मगर अपर बॉडी इसके मोशन में नहीं आई। इस वजह से क्या हुई? ये पीछे की तरफ गई। ठीक है ना, पीछे की तरफ। उसके बाद ये अपने आप को बैलेंस करेंगे, फिर आराम से जाएंगे। आई बात समझ में? तो यही रीजन है कि जब हम कार में बैठते हैं तो कार क्या जब अचानक से मूव करती है तो हम फॉल करते हैं बैकवर्ड। कहाँ बैकवर्ड? फॉल करते हैं बैकवर्ड। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम ब्रांच के ट्री को हिला देते हैं, शेक कर देते हैं, तो फ्रूट कहाँ नहीं गिरेगा? फ्रूट आएगा नीचे की तरफ, फ्रूट फॉल्स। अगर मान लो ये पेड़ लगा हुआ है, पेड़ है, और पेड़ को हम क्या करें? शेक कर दें, और यहाँ पे मैंगो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मैंगो। तो जब हम इसके ब्रांचेस को शेक करेंगे तो शुरू में क्या है कि मैंगो यानी फ्रूट और ब्रांच दोनों ही रेस्ट में है। जब हमने ब्रांच को हमने क्या किया? मोशन में कराया। अभी मैंगो रेस्ट में था, सडनली हमने ब्रांच किया तो ये क्या था? रेस्ट में था। तो इनर्शिया क्या चाहती? तुम रेस्ट में रहो, लेकिन हमने क्या लगा दिया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से मैंगो क्या होगा? फॉल। अचानक ये वेलोसिटी को गेन करेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। उसके बाद आती है कारपेट। डस्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ए हैंगिंग कारपेट। हैंगिंग कारपेट। अगर हम कारपेट के ऊपर मान लो डस्ट हमारी लगी हुई है, अभी जो यहाँ तुमने इरेज कर दिया था, इससे पहले तुम लोग नोट कर लेना पीछे। अगर मान लो हमने कारपेट लिया, ये कारपेट है, इस पर डस्ट है, तो हम कारपेट को क्या करते हैं? स्टिक से पीटते हैं। तो स्टिक से पीटने से जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल और कारपेट हमारी शुरू में रेस्ट में थी, हमने कारपेट को जैसे ही बीट किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो अभी डस्ट को पता नहीं चल रहा क्या हुआ? कारपेट मोशन में आने की वजह से डस्ट गिर गई। अभी डस्ट को पता नहीं चल रहा क्या हो क्या रहा है। कारपेट मोशन में आई, मोशन में आने से डस्ट पार्टिकल स्टेट में ही रहने लगी, उसने अपने मोशन को चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। तो इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं? स्टिक से डस्ट को छोड़ा देते हैं बच्चों की। समझे? तो स्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिमूव डस्ट फ्रॉम कारपेट। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल कंटिन्यू मूविंग अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म फोर्स से, यूनिफॉर्म फोर्स अगर मूव कर रही है मान लो, तो वो मूव ही करती रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे व्हेन कार स्टॉप, जैसे मान लो अभी हम लोग कार में आगे बैठ गए, कार में, कार आगे गए चाहे तो हम पीछे चले गए, इसका रीजन समझ लिया। अब मान लो कार में लोग बैठे हुए आराम से बात कर रहे हैं, जैसे ही कार अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं। कार रुकी, हम आगे की तरफ। नहीं आ रही बात, फिर से बनाओ। इनको सीट पे बैठा लो।
सीट पे बैठ गई है, ये सीट है, ठीक है ना। पैर वैर इनका लेकर आओ, पैर है, चलो पैर आराम से क्या है बैठे हुए हैं, ये सीट पे आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कार के अंदर बैठे हुए, कार के अंदर है ये, और कार चल रही है। तो अचानक से जब कार रुकेगी, कार सडनली स्टॉप होगी, तो ये क्या होंगे, आगे की तरफ चले आएंगे। कार कहाँ चले आएंगे, ये बैठे हुए, जैसे कार रुकी आगे की तरफ चले आएंगे। ये मान लो बैठे हुए से, कार रुकी आगे की तरफ, तभी सीट बेल्ट लगाते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, देखो जब कार शुरू में, जब कार स्टार्ट हुई तो ये पीछे की तरफ आए थे, अचानक से जब कार स्टार्ट हुई थी और जब कार रुकी तो भी ये आगे की तरफ आ रहे हैं, क्यों। अब इस केस में क्या होगा, अब देखो कार मूव कर रही है तो इनकी लोअर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, कार मूव कर रही है तो इनकी अब ये पूरी बॉडी मोशन में, लेकिन इनकी जो लोअर बॉडी है ये कार के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे ही कार रुकेगी इनकी लोअर बॉडी को पता चल जाएगा हमें रुकना है, ये वैसे ही स्टॉप, अभी अपर बॉडी को पता नहीं चलेगा, तो ये अभी भी मोशन में रहेंगे, इसकी वजह से आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। देखो कार रुकी, इनकी लोअर बॉडी कार के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, इनकी लोअर बॉडी को तुरंत पता चल जाएगा कार रुकी है, तो इनकी लोअर बॉडी कार के साथ रुक जाएगी। लेकिन जो अपर बॉडी है ये अभी भी मोशन में रहेगी, इस वजह से ये थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे आगे चले जाते हैं। तो यही रीजन है कि अपर बॉडी को भी पता नहीं लगा है कि हमको भी रुकना है। तो अगर कार सडनली स्टॉप होती है तो अपर बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ मूव करती है। यही रीजन है कि मान लो कोई बस मूव कर रही है और वो चलती हुई यानी मूविंग बस से उतर रहा है, मान लो बस मूव कर रही है, ये बस मूव कर रही है, दिख रहा है ना। अभी इसको जूस पिलाना पड़ेगा, चलो बाद में पिला देंगे। बस हमारी मूव कर रही है और कोई इंसान उतरना चाह रहा है, मूविंग बस, बस मूव कर रही थी, बस मूव कर रही, और ये उतर के जब चलती हुई बस से उतरेगा तो जमीन में खड़ा नहीं हो जाएगा तुरंत कि उतरा बस कूद के वहीं जमीन में खड़ा हो गया। अगर ऐसा उसने किया, अगर वो चलती हुई बस से सीधे जमीन पे जाके खड़ा हो गया, उतरा और जमीन पे खड़ा हो गया, तो वो क्या होगा, कितनी दूर आगे जाके वो गिरेगा, तो पता चलेगा बस से नीचे उतरेगा, पहुंचेगा कहाँ, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, जब ये मूविंग बस में था तो इसकी पूरी बॉडी मोशन में थी, पूरी बॉडी किसमें थी, मोशन में थी। जैसे ही ये जमीन पर उतरा और बिल्कुल रुक गया समझो, तो इसकी लोअर बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, अपर इसकी लोअर बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, और इसी वजह से आगे की तरफ ये क्या करेगा, कलाबाजियां खाते हुए गिरेगा। अपर बॉडी मोशन में रहेगी, ये वाली रेस्ट में आ जाएगी, बस इनका काम खत्म। इसी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई चलती हुई, पहली बात तो कि मूविंग बस से कार से उतरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत से लोग उतर जाते हैं तो तुमने देखा होगा कि वो बस के ही डायरेक्शन में थोड़ी दूर तक दौड़ते हैं। जैसे मान लो ये उतरे, यहाँ पे उतरे, बहुत जल्दी थी इनको, और ये जब उतरेंगे मूविंग बस से तो ये भी इसी बस की डायरेक्शन में थोड़ी देर तक क्या करेंगे, बस से उतरे तो बस के डायरेक्शन में थोड़ी देर तक मूव करेंगे। तो इस केस में ये हो सकता है कि बच जाए, लेकिन फिर भी क्या होनी चाहिए कि चलती हुई कोई भी व्हीकल से उतरना नहीं चाहिए। तो ये ऐसा रीजन होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नोट कर लो। तो देखें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। तो इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। मान लो कार में बैठे हुए हैं सब लोग और कार ने अचानक से यू टर्न लिया या टर्न लिया, तो हम लोग भी कार के साथ ऐसे मूव हो जाते हैं या ऐसे मूव हो जाते हैं, नहीं होते हैं। कार पे बैठे हुए हैं, कार ने टर्न लिया, जैसे ही कार टर्न लेगी तो हम भी उसी की डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि अभी हम बैठे हुए थे इस डायरेक्शन में जा रहे थे, कार ने इधर टर्न लिया तो कार के टर्न लेने से हम पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगने लगा जिसकी वजह से हम भी कार के ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव करने लगे। तो हमने अपनी डायरेक्शन को चेंज की कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इनिशियली इनर्शिया ये चाहता था अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे, लेकिन हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा। इनर्शिया कह रही थी अपने डायरेक्शन को चेंज
मत करो। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर लगा जिसकी वजह से हमने क्या किया, अपने डायरेक्शन को चेंज किया। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब अपने कार पे कोई लगेज को रखते हैं तो उसको रस्सी से बांध देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर मान लो ये हमारी कार है जी वैगन, और इस पे हमने कोई सामान रख दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको रोप से अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है जब हमारी कार कहीं यू टर्न ऐसे लेगी तो लगेज भी यू टर्न लेगा, और जैसे लगेज यू टर्न लेगा वो क्या होगा, कार के नीचे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको टाइट बांध देते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमने आज के टॉपिक में क्या देखा, हमने आज के टॉपिक में देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हमने देखा मोशन क्या होता है। मोशन वो होता है कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी बॉडी में, फोर्स क्या होता है कि वो एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी बॉडी में मोशन क्रिएट कर दे। फिर हमने देखा था लॉज ऑफ मोशन में देखा, पहला हमने देखा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स लगाया न जाए, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मूविंग है, तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कोई फोर्स लगा के उसको रोक न दिया जाए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स लगा के रोक न दिया जाए, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स लगा के उसे स्टॉप न कर दिया जाए। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है ऐसी बॉडी की वो टेंडेंसी जो अपने स्टेट को चेंज होने में रुकावट डाले। अगर हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, अगर हम मोशन में हैं तो हम मोशन में, अपने स्टेट को चेंज करने में रुकावट डालेंगे। तो जो रेजिस्ट करे किसको, रेजिस्ट करती है स्टेट को चेंज होने से, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रेजिस्ट करती है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। हमने देखा सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट थी। रेस्ट में ये था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। फिर हमने देखा इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट ना हो, अप्लाई ना हो। फिर हमने देखा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन में जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और इनर्शिया ऑफ मोशन है, इन्हीं दोनों की डेफिनेशन को फर्स्ट लॉ कहा गया। फर्स्ट लॉ में क्या था कि एक बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में ही रहे जब तक फोर्स लगा के चेंज ना किया जाए, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही की तो बात कर रहा है। फिर अगला पॉइंट क्या था कि एक बॉडी तब तक मोशन में रहे जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट ना किया जाए, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन ही की तो बात कर रही है। तो हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और कुछ भी नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ को इनर्शिया ऑफ, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, इज रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एक बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। फिर क्या था कि एक बॉडी मूविंग में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट न किया जाए। यही दोनों तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन है। इसी वजह से फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसको सबसे पहली बार बताया था गैलीलियो गैलीली ने। इस वजह से इसको बोल सकते हैं गैलीलियोस लॉ बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सेकंड लॉ थर्ड लॉ देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको रिवाइज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।